में जो मैथ जो है उसका सिलेबस देखिए, मैथ का सिलेबस का है संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति में दिखाएंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ववर्ती संख्या क्या है, सम विषम जितना भी संख्या है उसको बताएंगे। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन बनेगा, पूर्ण संख्या क्या है, उसके बाद उस पर आधारित जो भी संख्या है वो भी बनेगा। तीसरा क्या है, भिन्न है, भिन्न में बदलें अंश को हर कौन है, अंश कौन है और कैसे भिन्न में होगा। कभी कहते देगा कि दो भिन्नों का योगफल कितना होगा, ये दो भिन्नों का योग इतना है तो घटाओ कितना होगा। फिर उसके बाद है गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, ये सारा चीज बताएंगे। फिर उसके बाद है लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त है। फिर है वर्ग वर्गमूल। फिर उसके बाद है क्या है, घन घनमूल। उसके बाद दशमलव संख्याएं। फिर सरलीकरण है, औसत है, औसत के बाद क्या है, प्रतिशत है, लाभ और हानि है, साधारण ब्याज है। उसके बाद समानुपात और अनुपात है, कार्य और समय है, चाल दूरी और समय है, क्षेत्रफल और परिमाप है, आयतन पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। आप लोग को चित्रण प्रदर्शन मान चित्र पर प्रदर्शित करके दिखाना है कि कितना है कैसे का है। देखिए संख्या क्या है, कोई पूछेगा कि संख्या क्या है। संख्या क्या है, गणित की मूल आधार को संख्या कहते हैं। गणित की मूल आधार को संख्या कहते हैं। गणित की मूल आधार को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब कोई कहेगा कि गणित की मूल आधार क्या है, गणित के मूल आधार को संख्या कहते हैं। तो गणित के मूल आधार क्या है, जैसे 1 2 33 35 मान लीजिए 40, कुछ भी है, जितने भी है संख्या है। अब इसी में कोई संख्या सम होगा, कोई विषम संख्या होगा, लेकिन संख्या को संख्या पद्धति में 3 आधारों में बांटा है। भारतीय गणना पद्धति, जैसे देखिए एक का बांटा है भारतीय गणना, यानी भारतीय गणना पद्धति, और दूसरा बांटा है अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति। और उसके बाद क्या है, तीसरा है रोमन अंक। तीसरा क्या है, रोमन। ये 3 प्रकार के है कि संख्या को संख्या पद्धति के, जैसे 3 प्रकार में संख्या प्रणाली हो, भारतीय गणना प्रणाली हो गया, पद्धति हो गया, पद्धति या प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया है आपको प्रणाली, और उसके बाद रोमन प्रणाली। अब इस तरह से आपको ये तीनों को देखना है। भारतीय गणना प्रणाली क्या है, भारतीय गणना प्रणाली मतलब वह हिंदू अरबी शब्द है जिसको मतलब हम लोग उपयोग करते हैं, वो क्या है, भारतीय गणना प्रणाली है। और ये अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या है, यह ब्रिटिश प्रणाली है, यानी ब्रिटिशों ने इसको छोड़ के गया, ब्रिटिश में ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, ब्रिटिश लोग उपयोग करते हैं, उसको अंतरराष्ट्रीय है, यानी ये पूरे विश्व में चलता है। और भारतीय गणना प्रणाली हमारे देश का प्रणाली है। उसके बाद रोमन, यह रोमन प्रणाली जो है वो रोमन का है। अब इस तीनों को देखेंगे कि तीनों को बारी बारी से सजाएंगे हम। अब देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, सबसे छोटा अंक ऐसे इकाई अंक, इकाई हो गया, फिर दहाई, फिर इसको बोले, उसके बाद बोलेंगे सैकड़ा, हजार, फिर उसके बाद बोलेंगे 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद करोड़, 10 करोड़। इस तरह से मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। ये क्या है, भारतीय गणना प्रणाली है। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या कहेंगे, ये भी यहीं से चालू होते, इकाई से ही चालू हो गए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, उसके बाद 10,000, 10,000 के बाद होता है 100,000, देखिए हाँ, उसके बाद क्या है 100,000, 100,000, फिर उसके बाद हो जाएगा मिलियन,
मिलियन, उसके बाद हो जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, और उसके बाद हो जाएगा 100 मिलियन। इस तरह से चलता है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है। ये मिलियन मिलियन जो भी चलता है ये सब क्या है, इसको ऐसे लिख दीजिए 100 मिलियन। अब उसके बाद देखिए ये भारतीय गणना प्रणाली और इसमें दोनों में अंतर क्या समझ रहे होंगे कि कहाँ सैकड़ा हजार तक सब में बराबर है, 10,000 तक। उसके बाद क्या है, लाख है, 10 लाख है। लेकिन यहाँ 10,000 का लाख को 100,000 ही अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में कहा जाता है। और उसके बाद 100,000 के बाद मतलब 1 लाख के बाद जहां अगर 0 एक पड़ा मिलियन हो गया, फिर एक 0 पड़ा 10 मिलियन हो गया, फिर एक शून्य मतलब पड़ा यानी 0 पड़ा तो क्या हो गया, 100 मिलियन हो गया। अब रोमन अंक प्रणाली क्या है, रोमन के द्वारा चलाया गया प्रणाली है। और यह प्रणाली में क्या होता है, जैसे एक चिन्ह ऐसे पार दिए, इस तरह से कर दिए 1 हो गया, इस तरह से कर दिए 2 हो गया, इस तरह कर दिए 3 हो गया, इस तरह कर दिए 4 हो गया, इस तरह कर दिए 5 हो गया। मतलब एक इस तरह 2 भी आ गया तो 5 हो गया, भी आ गया तो 5 हो गया। अब अगर किसी को 6 लिखना है, मान लीजिए अगर 6 लिखना है और 6 को रोमन प्रणाली में लिखना है तो 5 के बाद 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर यही 5 के बाद 2 चिन्ह पार देंगे तो 7 हो जाएगा। अगर यही 5 के बाद 3 चिन्ह पार देंगे तो यह 8 होगा, यानी ये रोमन प्रणाली हो गया। अब देखिए तो कोई कहेगा 10, 10 का मतलब देखिए एक के तरह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये एक का मतलब, ये 2 का मतलब, ये 3 का मतलब रोमन अंक में, कोई 4, इसका 5। कोई पूछेगा कि 5 को लिखो तो भी के तरह लिख दीजिएगा, 3 को बोलेगा 3 चिन्ह तरह पार दीजिएगा। कहीं क्लास में भी देखे होंगे इस तरह लिखा रहता है कि ये क्लास है। अगर कोई कहेगा कि 9वीं लिखना है, 9 लिखना है, तो यदि अगर ये 10 है, इससे पहले वाला अंक लिखना है, जितना लिखना हो, जैसे 9 लिखना है तो इसके 1 पार देंगे, 9 हो गया। उसी तरह देखिए अगर मान लिया जाए आपको लगता है कि और बड़ा अंक लिखना है तो याद रखिएगा एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है। ठीक है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, और डी का मतलब 500 होता है, डी का मतलब 500, और एम का मतलब होता है 1000। अब इतना, यही क्या है, रोमन अंक प्रणाली का ये अंक है। जैसे मान लिया जाए कभी कभी आपको अगर कह दिया जाए कि अगर इस तरह दे दिया कि 712 को रोमन अंक में लिखो, रोमन अंक में लिखो, रोमन अंक में लिखो, अंक में लिखो। अब आप कैसे लिखेंगे रोमन अंक में, अब देखिए आप खुद जान रहे हैं 712 को तोड़िए। सबसे पहले क्या होगा, 712 को लिखने के लिए 500 का व्यवस्था करना हो, तब 200, तब उसके बाद 12, यानी इसको तोड़ के लिखेंगे हम 500 प्लस 200, तब लिखेंगे 12। ये क्या हो जाएगा, 5 2 7 112। अब 500 का मतलब तो आप जान रहे हैं, 500 का मतलब क्या होता है, डी होता है, तो डी लिख दिए। 200 का मतलब है कि सी है तो 200 है, 100 है, लेकिन डबल सी लिख देंगे, 200 हो गया। फिर उसके बाद अब 12 लिखना है तो 10 का मतलब x का मतलब 10 होता है, और 2 चिन्ह पार देंगे तो ये क्या हो गया, आपको रोमन अंक में 712 हो गया। यही है आपको रोमन अंक संख्या पद्धति। अब संख्या में देखना क्या है, इसमें और क्या है, देखिए एक आता है जातीय मान, एक आता है जातीय मान, एक आता है जातीय मान, और दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान एक क्या है, एक जातीय मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। अब जातीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, वो देखिए। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कहेगा कि इसमें 5 का जातीय मान लिखे, 5 का जातीय मान लिखें, ठीक है, जातीय मान, तो जातीय मान लिखें। अगर कहता है कि जातीय मान लिखें तो आप कुछ मत करिए, 5 का जातीय मान जैसे लिखना है तो 5 है, ठीक है, तो 5 है तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 5 का जातीय मान, कभी भी कोई पूछेगा कि 5 का जातीय मान क्या होता है, 5 का जातीय मान क्या होता है, तो आप कभी भी उसको कहिएगा कि 5 का जैसे जातीय मान जो होता है वो 5 ही होता है। अब जैसे कोई पूछ दिया किसी भी अंक का जातीय मान, जैसे पूछा, अगर कोई पूछा 7 का जातीय मान अगर कहता है तो 7 का जातीय मान 7 होगा। अगर 6 का जातीय मान कहेगा तो 6 होगा। अगर 8 का जातीय मान कहता तो 8 होगा।
ये नहीं देखा जाता है कि ये अंक है कहाँ, ये नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर यही में अगर कह देता, अगर मान लिया जाए, अगर आपको अगर मान लिया जाए उसको पूछने का तरीका इस तरह के 15,700 इतना 15,768 है, इतना में अगर कह देता कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें, स्थानीय मान, तो देखिए स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान निकालें। देखिए जातीय मान का मतलब बताए कि जितना का जातीय मान पूछेगा वही अंक होगा, और स्थानीय मान का मतलब होता है कि उसका स्थान कहाँ है। जैसे इस तरह लिखा हुआ 15,768 लिखा हुआ है, इसमें 5 का स्थानीय मान कह रहा है, तो यहाँ देखेंगे 5 यहाँ है, 5 लिख देंगे। इसके दायां साइड जितने भी अंक है उसको आप 0 बना दीजिए, तो 5 का यहाँ स्थानीय मान 5,000 हो गया। तो जातीय मान और स्थानीय मान जान गए होंगे। अब इसके बाद आगे तो आपको बता रहे हैं दूसरी क्या है, संख्या। संख्या में आपको क्या बताएंगे, संख्या में होता है संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले ये चीज जानना है कि संख्या में प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या कोई पूछ देगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो देखिएगा डायरेक्ट कह दीजिए प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती अब कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाइए, पर देखिए प्राकृत संख्या अनंत होती है। तो प्राकृत संख्या डायरेक्ट क्या कहेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप एकदम याद कीजिए, जितना बार हम बोल रहे हैं उतना बार आप बोलिए। जैसे मान लिया जाए आपको कोई पूछ दे प्राकृत संख्या, तो जैसे मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप कहीं तक जाते रहिए, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बाद कोई पूछ देता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या के पहले जब शून्य से जब स्टार्ट होती है वो संख्या गिनती की संख्या, वह गिनती की संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहेंगे क्या कि वह गिनती की संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अब उसमें कहा था 1 से शुरू होती है, यानी गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे, है ना, जो 1 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या वह गिनती की संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे में देखिएगा, अब कोई कहेंगे पूर्ण संख्या कैसे हम समझेंगे पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्यों बता रहे हैं, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक। तब देखिए प्राकृत और पूर्ण संख्या कोई कह देगा प्राकृत और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, प्राकृत और पूर्ण संख्या क्यों बता रहे हैं भाई। तो प्राकृत संख्या में कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, 0 होती है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में अंतर यही समझना है कि इसकी सबसे छोटी संख्या 1 होती है और इसकी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब प्राकृत और पूर्ण संख्या के बाद क्या आगे देखिएगा, हम देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या किसको कहेंगे। भाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो स्वयं एवं एक से अधिक संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या है, वह संख्या है जो स्वयं एवं एक से अधिक संख्या से विभाज्य हो। स्वयं से और एक से और उससे भी एक ज्यादा संख्या से विभाज्य हो। जैसे देखिएगा, जैसे अगर कोई कहता है कि भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या तो जैसे देखिए मान लिया जाए आपको 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। अब कोई कहेगा क्यों, देखिए अब इसमें क्या है, ये देखिए 1 से भी विभाज्य है, 4 एकम 4 1 से विभाज्य है, फिर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, फिर 4 से विभाज्य है। तो यहाँ परिभाषा में हम कहे हैं क्या, 4 से विभाज्य है, क्या है
परिभाषा हमने कहा है कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या होगी, जो एक से और स्वयं से काटने के बाद एक और अन्य संख्या से। तो ये 4 अपने से एक से तो कट ही रही है, विभाज्य है, 4 से विभाज्य ही है, लेकिन ये 2 से भी विभाज्य है, इसलिए 4 भाज्य संख्या। उसी तरह 9 को देखिए, 1 से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, देखिए 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, और उसके बाद एक है 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरह ये भाज्य संख्या हो गया। अब कोई कह देगा अभाज्य संख्या, कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, कहेंगे कि वह संख्या जो एक से एवं सिर्फ स्वयं से, एक से एवं स्वयं से विभाज्य हो, सिर्फ नहीं, एक से एवं स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कोई कहेगा कैसे, इसके बारे में देखिए। अभाज्य संख्या क्या है, जैसे में देखेंगे हम क्या, अभाज्य संख्या जैसे में देखिएगा, जैसे देखिए 2 क्या है, 2 के बाद क्या हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। अब देखिएगा अभाज्य संख्या में क्या हुआ, 2 किससे कटेगा, 1 से, ठीक है, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर किसी से न कटेगा, 3, 1 से कटेगा, अपने आप 3 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, फिर 5 है तो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 7 है तो 1 से कटेगा, यानी 1 से विभाज्य होगा, और 5 अपने स्वयं से विभाज्य होगा, 7 है स्वयं से कटेगा और 1 से विभाज्य होगा, तो वो अभाज्य संख्या है। इस तरह से आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप देख लिए। अब देखिएगा, अब आपको संख्या में क्या पढ़ना है, सम संख्या। क्या पढ़ना है, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, कोई पूछेगा सम संख्या किसे, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 2 से क्या हो, विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इस तरह से 2 से जो पूरा कट जाए, यानी वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप देखेंगे सम संख्या में क्या है, 2, 4, 6, 8, इस तरह से सम संख्या। कोई पूछेगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या की परिभाषा लिखना है तो कहेंगे वह संख्या, इसी का उल्टा, वह संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो, जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब कोई कहेगा विषम संख्या में जैसे इसको देखिएगा, विषम संख्या की जैसे है का 1, 3, 5, 7, 9, ये 2 से पूरा नहीं कटेगा। दशमलव में नहीं देखना है कि दशमलव कटे कि नहीं, ऐसे सिंपल पूरा नहीं कट, जैसे 2 से पूरा कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 वो कट गया, 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस तरह जो 2 से विभाज्य होगा सम है, सम माने जोड़ा, और जो 2 से न कटेगा वो विषम। उसके बाद देखिए आपको बताना क्या है, तीसरा देखिए पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती संख्या देखिए किसी संख्या के एक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। देखिए संख्या के पहले वाली पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे संख्या, कोई भी संख्या जैसे हम लिख देंगे कि पूर्ववर्ती संख्या, हमको बताना है कि पूर्ववर्ती संख्या कौन सी संख्या है। अगर कोई भी पूछ दिया तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या है, बहुत लोग ऐसे हैं कि जैसे कह दिए कि कैसे हम जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या है।
पूर्ववर्ती संख्या कैसे हम समझेंगे पूर्ववर्ती संख्या है। तो देखिए जैसे मान लिया जाए, अगर इस तरह सवाल दे दिए, जैसे में आराम से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कह देगा कि 14 का पूर्ववर्ती, 14 का पूर्ववर्ती संख्या, 14 का पूर्ववर्ती संख्या, 14 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 14 के एक पहले क्या होता है? 14 के एक पहले 13 होता है, 13 हो गया। इस तरह एक पूर्ववर्ती संख्या हो गया। अब जैसे पूर्ववर्ती संख्या के बाद कोई कह देगा जैसे उत्तरवर्ती या परवर्ती, जैसे देखिए इसका दो नाम है, देखिए उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या। अब कोई कहेगा उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या किसे कहे? किसी संख्या के एक बाद यानी एक प्लस करना होगा, एक बाद, ठीक है। यानी किसी संख्या के एक बाद वाली संख्या यानी उत्तरवर्ती संख्या, यानी उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसमें कोई कहेगा परवर्ती संख्या, जैसे मान लीजिए कोई पूछ देता कि 14 का परवर्ती संख्या, जैसे में आप समझिए, जैसे क्या है 14 का परवर्ती संख्या का होगा, तो 14 का परवर्ती संख्या आपको याद रखना है 1 + 15, यही परवर्ती संख्या हो गया। अब देखिए कहा रहा है कि निम्न संख्याओं में सम और विषम छांटिए। सम और विषम कैसे छांटना है अभी तुरंत बताए थे। देखिए सम संख्या हम आपको बताए थे ना, सम संख्या, और क्या है विषम संख्या। एकदम छांटिए, आराम से देखिए, एकदम समझ में आएगा। हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप मैथ में कभी भी नहीं हार मानेंगे। कहीं भी आप एग्जाम में बैठ जाइए, ऑल इंडिया कहीं भी नवोदय का एग्जाम दीजिए, नवोदय का हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि नवोदय में ही काम देगा, जो भाई देखेंगे ग्रुप डी में भी आती है। ऐसा नहीं है कि सम विषम संख्या, अगर जिसका जड़ ही मजबूत नहीं है तो ऊपर वाला मजबूत होकर क्या करेगा। इसलिए पहले जड़, ये बेसिक आधार से हम चल रहे हैं, और जिसको बेसिक अपना बनाना है, मैथ का बेसिक को समझना है, और जो मैथ से डरते हैं, हम बता रहे हैं हमारे चैनल को देखने के बाद, हमारे वीडियो को देखने के बाद आप मैथ से कभी नहीं डरेंगे। और नहीं तो कहेंगे कि किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो यह कहेंगे कि हमको जितना मैथ ज़्यादा मिल जाए, जितना ज़्यादा मैथ मिल जाए, इतना आपको रिवाइज करा देंगे। एक ही क्वेश्चन को 10 बार, 20 बार, 50 बार आपको समझाएंगे, खुद समझ में आ जाएगा। अब ये समझाए कि सम संख्या कौन है? सम संख्या 2 से कटेगा। विषम संख्या कौन है? 2 से जो न पूरा न कटेगा। जैसे अब देखिए यहाँ सम में 35, तो 35 को कहा कलाने हम 2 से पूरा भाग देंगे। 5 से देखिए 5 2 से नहीं कटेगा तो क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। 12 है 2 से कट जाएगा, 2 ही, इसे देखिए 2 6 12 तो क्या हो गया? सम संख्या हो गया। 45 में 5 को खाली लास्ट अंक को देखिए ना, लास्ट अंक कट जाएगा 2 से, तो समझिए कि वो सम संख्या है। ये नहीं कटा है तो यहाँ लिख दीजिए 35 45। अब उसके बाद देखिए क्या है? 16 2 8 16, ये कट जाएगा। उसके बाद 8, ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए 10, ये भी कट जाएगा। 9 नहीं कटेगा तो यहाँ लिखिए विषम संख्या, इधर विषम को। 95, ये भी 95 कहाँ भाग देंगे उतना लंबा? 5 को भाग देंगे, दूसरे देखेंगे 2 दूनी 4, 5 ज्यादा है तो नहीं कटेगा। 95 हो गया, विषम संख्या हो गया। 40 तो 2 से कट जाएगा, कहीं 0 है तो उसको हटा दो, 0 को छोड़ के इसको काट, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो गया। उसके बाद 17 में 7 को भी भाग देके देखिए, 2 3 6 ज्यादा है तो 17 का हो गया, विषम संख्या पूरा नहीं कट रहा 2 से। 20 का हो गया, ये सम संख्या हो गया। 60, ये भी सम संख्या है। 13 में 3 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। उसके बाद 19, ये भी 9 है, 9 लास्ट में है तो 9 2 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा? ये विषम संख्या होगा। लास्ट में 1 है, यानी 1 भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी विषम संख्या है। अब 78 में 8 जो है 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। और उसके बाद 47 में 7 जो है, लास्ट अंक को देखिए, लास्ट अंक अगर 2 से कट जाता है तो समझिए सम है, और लास्ट अंक अगर बड़ा अंक है तब, ऐसा तो 2 से कटने वाला 2 4 6 8 को तो मान ही रहे हैं आप। लेकिन ये देखिएगा कि आपको लास्ट बड़ा अंक है तो लास्ट अंक को देखिए, यानी अब देखिए आपको 47 हो गया। 47, 81 के बाद क्या है? 47 नहीं कटेगा 2 से तो विषम संख्या है। 106 में 6 दे 2 3 6 कट जाएगा तो सम संख्या है।
इस तरह सम और विषम का आराम से आप पहचान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आपको संख्या में और क्या देखना है कि जैसे प्राकृत कोई कहा देता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, कितना 40 संख्याओं का 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो प्राकृत संख्याओं का योगफल और सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल, ये दोनों तीनों जानना सूत्र जरूरी है। अगर आप तीनों सूत्रों को जानते हैं आपको कहीं भी कंपटीशन में काम देगा। ऐसा थोड़ी है आप नवोदय के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हाँ जितना अगर हम मैथ को पढ़ा देंगे, आप विश्वास रखिए आपका मैथ, अगर रीजनिंग पढ़ाएंगे तो देखिए रीजनिंग को भी देखिएगा, रीजनिंग में भी आपको कहीं भी नहीं छटेंगे। देखिए नवोदय की परीक्षा में आप खुद जानते हैं कि टोटल क्वेश्चन 80 पूछा जाता है, 80 क्वेश्चन में 20 रहता है मैथ, सबसे पहले 40 रहेगा आपको रीजनिंग, 20 मैथ, 20 हिंदी। मैं 80 क्वेश्चन का मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप हमारे चैनल को ध्यान से पढ़िएगा, आपको 80 का 80 क्वेश्चन करके आएंगे, आप छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 100 में 100 चाहेंगे तो आप ले आएंगे। आपसे अगर एक क्वेश्चन भी छूट जाए तो आप कहेंगे कि हाँ गलत पढ़ा, गलत कभी नहीं पढ़ाएंगे। नवोदय की तैयारी के हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि हम फुल गारंटी लेते हैं, चैलेंज करेंगे कि आपका रिजल्ट होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से हर वीडियो को देखिएगा तो। अब जैसे देखिए अगर आपको कह दे कि जैसे प्राकृत संख्याओं के योग, देखिए प्राकृतिक ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं प्राकृत संख्या का योगफल निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। बस आराम से एकदम देखिएगा क्या है। अब कोई कहेगा कि n क्या होता है, कभी कभी बहुत ऐसे बच्चे हैं कभी कभी पूछ देते हैं कि ये n क्या है, अरे खुद उसमें पता चलेगा आपको कि n क्या है। अभी तुरंत बताएंगे इस पर आधारित प्रश्न कि n क्या है, और जहां देखिएगा अंतिम संख्या कितना है। जिस कभी कभी पूछ देगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या, तो n 20 हो गया। उसी तरह आप देखिए आगे बताएंगे इस पर आधारित, अभी सामने क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए अगर कहेगा सम संख्याओं का योगफल अगर निकालने के लिए कहा जाएगा कि प्रथम सम 10 सम संख्या, 20 सम संख्या, 15 सम संख्या, जितना भी सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 होता है, बस इस सूत्र पर। अब देखिएगा n किसको कहेंगे, देखिएगा विषम संख्या, पहले सूत्र लिख देते हैं। विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, योगफल का सूत्र क्या होता है, विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर। कोई पूछेगा n स्क्वायर, आप कहें कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया, जैसे आप अभी तो क्वेश्चन समझ रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। कोई पूछेगा सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। अब कैसे, देखिए यहां अगर मान लिया जाए पहला क्वेश्चन इस तरह पूछ दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक ठीक है, प्राकृतिक 10 प्राकृत संख्या, ठीक है, 10 प्राकृत संख्या, ठीक है। देखिए 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, इस तरह कह देगा। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए प्रथम 10 प्राकृत, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको यही पता चल गया, 10 लिखा हुआ है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल कर रहा है, तो 10 प्रथम तो यहां बता ही थी कि 10 यही बताएगा n, तो n बराबर का हो गया 10, ठीक है। अब योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्र आपको बताया गया है, योगफल बराबर का होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब आराम से बैठाइए, n के जगह का बैठा है ना 10 इंटू 10 प्लस 1
बटा 2, ठीक है। अब इसको यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 5 10 का हो गया आपको 5। अभी इसको जोड़ दीजिए, 10 और 1 11, 11 5 का आ गया 55। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योगफल आपको 55 हुआ। उसी तरह दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कहेगा अगर कि प्रथम मान लीजिए 10 अगर कह दिया, अब देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, तो देखिए यहां 10 कह दिया तो n बराबर का मान लेंगे 10, इसी से पता चल जाए कितना कह रहा है, तो 10 हो गया। अब आपको सम संख्याओं का योगफल का सूत्र वहां लिखाए हैं, सम संख्याओं के योगफल बराबर n इंटू एन प्लस 1 हो गया। अब यहाँ n है तो n का जगह क्या बैठाएंगे 10 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, बैठा दिए। अब क्या है 10 इंटू 10 और 1 11, 11 दही के 110, इस तरह से हो गया। अब फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर कह दिया जाए कि प्रथम 10 या 5 मान लीजिए ना 5, ठीक है, 5 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 5 विषम, हिंदी में लिख दीजिए 5 विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब आपको विषम संख्या, बस आप इसको जब हल करेंगे तो आपको खुद पता है कि n बराबर का हो जाएगा, ये 5 होगा। जब इसको हल किए थे तो n बराबर 10 लिखे थे क्योंकि 10 पूछ रहा था, और इसको जब हल करेंगे इसमें भी 10 लिखे थे, इसमें हल करेंगे तो 5 लिखेंगे। लेकिन विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र बताए थे आपको, विषम संख्याओं का योगफल बराबर आपको सूत्र बताए थे का, योगफल बराबर बताए थे n स्क्वायर, मतलब क्या होगा 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का मतलब 25, यानी 25 आपको आंसर आ गया। अब देखिए लिखा है 56 87 69 4, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, इतना को भारतीय गणना प्रणाली में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, भारतीय गणना प्रणाली में आपको बताए थे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील, इस तरह से जो होगा भारतीय गणना प्रणाली है। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली आपको बताए थे कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार 100 हजार, इस तरह से जो भी है मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन 100 मिलियन, ये क्या है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है। तब यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, क्या है यहां से इकाई, 4 इकाई है, 9 दहाई है, तो यहां लिखते जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां देखिए इसको जब हल कर रहे हैं यहां से शुरू करेंगे 10 लाख, ठीक है, लाख में चलेंगे, ठीक है, 10 लाख, फिर लाख, फिर 10,000, फिर हजार, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई, इस तरह से। तो क्या है यहां लिखेंगे 4 इकाई 9 दहाई 6 सैकड़ा 7,000, फिर 10,000 में क्या 8, माने ये देखिए अब 87,000 इसको कह देंगे। अब लाख में क्या हो गया 6 लाख, और ये जब मिल जाएगा तो 5 लाख, यानी 56 लाख हो गया, इस तरह से। तो आप ये भारतीय गणना प्रणाली में इस तरह आप लिख सकते हैं, इस तरह। और अगर अब इतना बड़ा है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 फिर 100,000। अब देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, फिर क्या होगा मिलियन, फिर 10 मिलियन 100 मिलियन, इस तरह से होता है। तो यहां लिखेंगे इकाई, देखिए इकाई कितना है 4 है, दहाई सैकड़ा
सैकड़ा हो गया, हजार, 10,000, 10,000, फिर उसके बाद क्या कहेंगे 100,000, 100,000, उसके बाद क्या कहेंगे मिलियन, मिलियन, फिर यहां क्या कहेंगे 10 मिलियन, 10 मिलियन। देखिएगा तो 10 मिलियन में क्या लिखेंगे 5, 10 मिलियन में 100 मिलियन में क्या लिखेंगे 6, और उसके बाद क्या है 100,000 में क्या लिखेंगे 9, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 10,000 में 8, 1000 में लिखेंगे क्या 6, फिर उसके बाद सैकड़ा में क्या लिखेंगे, सैकड़ा के सामने क्या लिखेंगे 7, दहाई के सामने क्या लिखेंगे 6, इकाई के सामने 4, इकाई के सामने क्या है 4। इस तरह से लिखा जाता है आपको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। अब कहता है संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान। देखिए आपको स्थानीय मान के लिए आपको बताया थे क्या कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे देखिए मान लीजिए ये संख्या दिया है 5, 8, 4, 3, 5, 6। कितना लोग कहते हो कहां से, ये सब किताब से, नवोदय का किताब से सवाल है। तो इसके स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना। तो पहले इस 5 का स्थानीय मान देखिए 50 हो गया, 5 लिख दिए, इसके बाद जी एक अंक है तो 1 0। इस 5 का स्थानीय मान देखिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5 अंक, तो 5 0 2 4 5 0। अब दोनों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालना है तो दोनों का योग कर दीजिए। 5 पर कितना 5 0 है, 5 पर 5 0, 2 3 4 5 0। फिर क्या है इधर 50 है तो इधर ही लिखेंगे इसे, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 50, 3 0 5। यही आपका क्या हो गया, योगफल हो गया। फिर उसके बाद कहता है अंक इतना दिया हुआ है 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 5 अंक से बड़ी संख्या का लिखना, बड़ी संख्या लिखना है। अगर कहीं भी बड़ी संख्या लिखने के लिए चाहे तो बड़ा अंक से शुरू करेंगे, बड़ी संख्या को बड़ा अंक से शुरू करेंगे। जैसे 8 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद कौन है 8 से हल्का छोटा 7, उससे छोटा कौन है 4, उससे छोटा कौन है 2, उससे छोटा कौन है 0। इस तरह से बड़ा अंक लिखा गया। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ, 1 से 30 तक में सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। या कहता प्रथम 30 सब सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। बात एक ही होता, 1 से 30 तक में, 1 से 30 तक में कितनी सम संख्या होगी ये पहले देखना है। 1 से 30 तक में कितनी सम संख्या होगी, तो आप खुद जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो बनी होती है सम संख्या और विषम संख्या के मेल से बनी होती है। तो अगर 30 कह रहा तो उसमें क्या होगा 15 सम संख्या होगा तो 15 विषम संख्या होगा। तो इसमें हम ऐसे अनुभव कर लेंगे, आप खुद जान रहे हैं, इसको देखेंगे कि इसमें कह रहा है 1 से 30 तक कह दिया, तो इसको क्या करेंगे कि 1 से 30 तक में सभी सम संख्याओं का योगफल, मतलब 1 से 30 तक में जितना दिया रहे, जितना संख्या दिया रहे उसका आधा सम होता है, आधा सम होता है और आधा का होता है विषम होता है। तो यहाँ विषम सम संख्याओं की संख्या कितना हो गया, सम संख्याओं की संख्या जो हुआ, सम संख्याओं की संख्या यानी n बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 15 सम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो आपको योगफल का सूत्र आपको पता है, योगफल सम संख्या का योगफल निकालने के लिए, सम संख्या में योगफल निकालने के लिए का सूत्र बताए थे आपको, n इंटू एन प्लस 1। अब n इंटू एन प्लस 1, n की जगह 15 बैठा देंगे। ये n इसीलिए निकाला गया, आधा करके निकाले हैं, 15 इंटू 15 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 15 इंटू 16। अब 15 में 16 से गुना करिए तो 15 छक्का 90, 0, 15 एकम 15, 15 और 240 हो गया। ये हो गया आपको आंसर। फिर उसी तरह दिया है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो अब इसको भी कहेंगे। अब देखिए यहाँ का हो गया संख्या n बराबर, आपको पता है संख्या n जब तक नहीं निकालेंगे पता का चलेगा। n बराबर का हो गया 15, यहाँ दिया हुआ है ये 15, तो इसी से पता चल गया n का मान कितना हो गया 15। अब देखिए विषम संख्याओं का योगफल के सूत्र बताए थे, विषम संख्याओं के
योगफल का सूत्र, विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र जो होता है, विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र जो होता है डायरेक्ट कहिए n स्क्वायर। तो क्या हो गया, n स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर का मतलब 15 गुने 15, 15 गुने 15 का मतलब क्या हो जाएगा 225। ठीक है। अब कितना लोग कहेंगे ऐसा, देखिए इस तरह का गुना अगर जिसके लास्ट में 5 हो उसके गुना करने का एक नियम और याद रखिएगा। गुना करने का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई कहेगा, देखिए गुना करने का नियम एक और देखिए समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 25 दिया है, मान लिया जाए 35 दिया है, मान लिया जाए 45 दिया है, मान लिया जाए 55 दिया है। ठीक है। अगर इस तरह 55 दिया है, इस तरह मान लीजिए इसका सबका स्क्वायर चढ़ा दिया है, मतलब स्क्वायर चढ़ाने का मतलब क्या है कि ये 25 गुने 25, ये क्या हो गया 35 गुने 35, ये क्या हो गया 45 गुने 45। इस तरह से सब आगे देख लीजिए 55 गुने 55 होगा। अब इसको डायरेक्ट गुना करने का नियम एक रखिएगा कि हम कैसे गुना करेंगे। देखिए ये पहला अंक को पहला अंक से गुना कर दीजिए, पहला अंक को पहला अंक से करेगा, पूरा लिख दीजिए 50 25। और ये जो दो दिया हुआ है, दो अगर दिया है तो इसको 3 बार पढ़ दीजिए, 2 तिया 6, 625। फिर से याद रखिएगा, पहला अंक को पहला अंक से गुना करिए 50 25। और 3 दिया है तो एक ज्यादा बार पढ़ना है, 3 चौके 12, 1225। ये आपको हो गया। इस तरह से जो दिया हुआ से पहला अंक, जो पहला अंक से गुना करिए 50 25। ये 4 है तो उसको एक ज्यादा बार गुना करिए, 4 25 20। इस तरह से आपको गुना करना है। मान लीजिए 55 है तो 55 गुने 55 इस तरह लिख दिए, तो 55 गुने 55 है तो 5 50 25। पहला अंक को 5 है तो एक ज्यादा बार गुना करिए, 5 6 बार गुना करिए। इस तरह से आपको, तो इसलिए 15 गुने 15 माने 15 225। अब यहाँ देखिए आपको कहा कर रहा है 16,08,13 को अंक के रूप में लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे कि 16 लाख, जैसे 16 लाख लिखना है तो पहले 16 लिख दीजिए। 16 लाख लिखना है तो 16 पहले लिखिए। देखिए पहले 16 लाख को चलेंगे, पहले 16 लाख कैसे लिखेंगे, पहले देखिए 16 लाख कैसे लिखेंगे हम। 16 लाख लिखने के लिए पहले 16 लिखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 16 लाख हो गया। 800 चालू हुई थे तो बंद कर। 800 लिखना है तो 800 के इस तरह लिखेंगे 800। देखिए यहाँ 800 इस तरह से। ठीक है। अब 13 तो 13 यही लिख देंगे 13। ठीक है। 13 देखिए 13 इसे लिख दिए। अब ये तीनों को इस तरह जोड़ दीजिए, 3 के 3, 1 के 1 को, 8 के 8 हो। अब ये डबल जीरो हो गया 16। इस तरह से लिखेंगे 16,08,13। फिर उसके बाद देखिए 7वां सवाल इस तरह से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल। देखिए अभी बताए थे आप लोग को हम कि 4 अंक हो या किसी अंक हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, डायरेक्ट आप लिखे 9,999। अगर अब कोई कहता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, छोटी से छोटी संख्या लिखना है, 4 अंकों की छोटी संख्या लिखना है। तो अब आप जानते हैं कि 4 अंक की छोटी संख्या, किसी अंक की भी छोटी संख्या लिखने के लिए पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद बाकी 4 वो अंक बनाने के लिए 0 बैठाते हैं, मैंने 3 0 बैठाएंगे, 1 कम 0, मतलब ये चारों मिलकर 4 अंक हो गए। अब दोनों का कहता है कि योगफल ज्ञात करें। योगफल निकालना है तो योगफल आप आराम से निकालिए, इसको जोड़ दीजिए, योगफल हो गया। योगफल क्या हो गया, इसको जोड़ दीजिए, 9,999 प्लस 1,000 जोड़िएगा। इसको जोड़ने के बाद क्या होगा, 9 के 9 9 के 9 9 के 9 9 1 10। यही आपका क्या कहा जाएगा, 10,999। यही आपका हो गया आंसर।